पीजीएम सामने वाला अरे सामने वो चल रहा है, सीरियल चल रहा है मेरे सामने, तो मैं कैसे फॉलो करूंगा? चलो ठीक है फिर, चलो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं फैज आलम फैजी। बिहार में चुनाव शुरू हो गए हैं। सोमवार को पहले चरण में 49 सीटों पर मतदान हुआ। चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। कभी बीजेपी और पीएम मोदी के बड़े आलोचक रहे मुलायम सिंह यादव ने बिहार में माहौल बीजेपी के पक्ष में बताया है। मुलायम सिंह यादव की माने तो इस बार बिहार में जीत बीजेपी की ही होगी। मुलायम सिंह यादव ने जहां बीजेपी की तरफ नरम रुख दिखाया है, वहीं महागठबंधन पर सख्त होते हुए नीतीश पर निशाना साधा है। मुलायम सिंह के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या महागठबंधन से दूर होने के बाद मुलायम बीजेपी के नजदीक आते जा रहे हैं? बिहार में लालू नीतीश से गठबंधन टूटने के बाद समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव के सुर बदल गए हैं। कुछ दिनों पहले तक महागठबंधन के पैरोकार रहे मुलायम का बीजेपी प्रेम अब जाग उठा है। इस बार मुलायम बिहार में सत्ता परिवर्तन चाहते हैं। बिहार में चुनावी घमासान के बीच मुलायम सिंह ने बड़ा बयान दिया। मुलायम ने कहा कि बिहार में माहौल बीजेपी के पक्ष में है। मुलायम सिंह लोकसभा चुनाव से अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन इन दिनों वो बीजेपी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बिहार के चुनाव में हम कल गए थे, वहाँ भी माहौल ऐसा है कि बीजेपी ने बना दिया वो पक्ष में एक आरक्षण की सवाल उठा के बेमतलब, वरना जीत रही थी बीजेपी, सही है, ऐसी लोगों की उम्मीद थी। मुलायम ने लखनऊ में आयोजित राम मनोहर लोहिया की 49वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बीजेपी के प्रति नरम रुख अपनाते हुए कहा कि भाषा, देशभक्ति और सीमाओं के मुद्दे पर उनकी और बीजेपी की राय एक है। मुलायम इस मौके पर नीतीश पर निशाना साधने से भी नहीं चूके। मुलायम ने कहा कि नीतीश ने लालू को जेल भिजवाया था, इसलिए लालू को नीतीश की मदद नहीं करनी चाहिए थी। मुलायम ने नीतीश को धोखेबाज बताते हुए कहा कि जनता परिवार को एकजुट करने में उन्होंने शुरुआत में तो सहयोग किया, पर बाद में धोखा दिया। मुलायम के बयान में महागठबंधन से अलग होने की टीस साफ दिखी। बिहार विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कुल 5 सीटें मिली थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसे खारिज करते हुए महागठबंधन से नाता तोड़कर एनसीपी समेत 4 अन्य दलों के साथ मिलकर तीसरे मोर्चे का गठन किया था। देखना दिलचस्प होगा कि मुलायम की महागठबंधन से दूरी और बीजेपी से नजदीकी बिहार की सियासत में क्या असर दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो जाहिर सी बात है, मुलायम सिंह का ये बयान
काफी अहमियत रखता है। वजह उसकी यह है कि एक वो वक्त था जब मुलायम सिंह की अगुवाई में जनता परिवार को एक किए जाने का सपना देखा जा रहा था, और अब एक ये वक्त है जब मुलायम सिंह यादव बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, महागठबंधन से अलग होकर के नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं, उसी नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं जिस नीतीश कुमार के साथ एमएलए आए थे दिल्ली और मुलायम सिंह यादव भी उनके साथ थे, उस नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर है, बिहार में क्या मायने निकाला जाए, क्या इससे समझा जाए। हालांकि खुद मुलायम सिंह यादव की पार्टी वहां चुनाव लड़ रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा दें। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे दयाराम त्यागी, जो कांग्रेस के नेता है। दयाराम त्यागी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद प्रोफेसर ललन प्रसाद, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रोफेसर ललन प्रसाद, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शांत प्रकाश जाटव, बीजेपी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और राजीव शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो ये तमाम मेहमान हैं और हम अपनी परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले सीधे चलते हैं प्रोफेसर ललन प्रसाद के पास, चूंकि विश्लेषण हो जाए शुरू में तो बड़ा अच्छा रहेगा, फिर उसके बाद प्रतिक्रियाएं लेते रहें। ललन प्रसाद, क्या माना जाए, मुलायम सिंह का ये बीजेपी प्रेम है या कुछ और? देखिए, मुलायम सिंह के बारे में एक बात तो सबको सर्वविदित है जी। पहले कांग्रेस का बहुत विरोध किया था इन्होंने, और बाद में कांग्रेस के साथ ज्वाइन कर लिया सेंटर में, और कांग्रेस इनकी मदद से काफ़ी दिन तक सरकार चलाती रही जी। इन्होंने बीजेपी का भी बहुत विरोध किया और अभी तक करते ही रहे हैं जी। लेकिन इस समय सिचुएशन कुछ चेंज हो गई जी। जहाँ तक इनको बिहार में उम्मीद थी कि एसपी को काफ़ी सीटें दी जाएंगी महागठबंधन में जी, और वो बात पूरी हो नहीं पाई, और एसपी को एक तरह से नीतीश कुमार ने दिखा दिया कि बिहार में उनका कोई रोल नहीं होना है, इतनी कम सीटें दी, और उसकी वजह से ये आज स्थिति पैदा हो गई कि मुलायम सिंह ने एक स्टैंड ले लिया नीतीश के खिलाफ। तो क्या माना जाए ललन प्रसाद, महागठबंधन का विरोध या बीजेपी का प्रेम, इसे क्या माना जाए? नहीं, मैं नहीं कहता कि ये बीजेपी का प्रेम है। मैं समझता हूँ कि महागठबंधन से जो इनके संबंध नहीं बन पाए, उसकी वजह से इस तरह का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। और ख़ास तौर से नीतीश के बारे में जो आज बात सब जगह फैल रही है कि जो नीतीश का अहंकार है, उसने शायद जितना डैमेज किया है महागठबंधन को भी, और इसके पहले देखा आपने बीजेपी के साथ सरकार थी उनकी, और इतनी अच्छी सरकार चली भी कुछ दिनों तक, लेकिन फिर उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया और वो खुद प्राइम मिनिस्टर बनने की ताक में हो गए, और मोदी से जो उनकी तकरार हुई उसके बाद जो सिलसिला चालू हुआ, तो वो नीतीश जी का वो सिलसिला अभी भी चालू है। जब सेंटर ने इनको मदद करने की ऑफर की तो इन्होंने मना कर दिया, और बहुत सारी बातें जो हुई हैं, तो मैं समझता हूं कि जो परिप्रेक्ष्य इस समय मुलायम सिंह के स्टेटमेंट का है, उसमें हम ये नहीं कह सकते मुलायम सिंह बीजेपी के बहुत नज़दीक आ गए हैं। ये एक सामयिक स्थिति है जो एसपी को सूट नहीं की, वो गठबंधन और उससे अलग हुए, और इस तरह के स्टेटमेंट उन्होंने दिए। जी बिल्कुल। शांत प्रकाश जाटव, क्या कहेंगे आप? मुलायम सिंह कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं बीजेपी के प्रति, ऐसा कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ आपको याद दिलाते चले कि जब सत्र चल रहा था उस जमाने में कांग्रेस की तरफ से जब विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, तो मुलायम सिंह ने एक बार बड़ा सख्त अंदाज अपनाया था और एक तरह से चेतावनी दे डाली थी। तब जब पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक चल रही थी बीजेपी की, तो प्रधानमंत्री ने मुलायम सिंह की तारीफ करी थी। क्या संकेत जा रहा है, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए फैजी साहब, आप बिहार की स्थिति को इस तरीके से समझें कि बिहार में जिस वक्त ये गठबंधन बना है, इनका महागठबंधन, उस वक्त ये सोच रहे थे, इन लोगों के दिमाग में ये था कि हम वहां पर कुछ कर जाएंगे, मगर इनके चूंकि आपस में ही कुंडलियां आपस में मेल नहीं खाती है, और कुंडलियां मेल न खाने के कारण से महागठबंधन जो है उसमें लठबंधन शुरू हो गया। ये तो अब उधर भी हुआ था एनडीए है, और लठबंधन नहीं, एनडीए में क्या हुआ आप देखो ना, यहाँ तो आप लठबंधन देख रहे हैं ना। देखिए, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इस वक्त में एक मुहिम चला रही है, और बिहार में विकास को वहां की जनता ने, उसके वहां की आवाम ने स्वीकार भी किया है। और इस चीज को मुलायम सिंह यादव जो है उन्होंने देखा कि वहां पर ये जो विकास की लहर, मोदी जी की लहर जो इस वक्त चल रही है, तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त उन्होंने जो बात कही है वो सच्चाई से रूबरू कराया है। और जब मैं ललन प्रसाद जी की बात को मैं मानूंगा कि ये भाजपा की भाषा बोले या भाजपा में आने का उनका कोई ऐसा नहीं है। इसको आप इस तरीके से समझें
क्योंकि देखो आने वाले 2017 में भाजपा और समाजवादी पार्टी के ही बीच में हाँ, तो चुनाव जो है इन दोनों के बीच में ही होने वाला है। मगर क्या है कि जहां स्थिति जो एकदम सीधा सीधा नजर आ रही है, वहां पर उल्टी सीधी बयानबाजी करना वो उन लोगों का काम है जो छटपटाहट करते हैं। मुलायम सिंह यादव ने जो बयान दिया है वो विकास और भारतीय जनता पार्टी और मोदी की जो लहर चल रही है उसको उन्होंने स्वीकारा। लेकिन ललन प्रसाद ने ये कहा था कि महागठबंधन से जो उनकी नाराजगी है उसके मद्देनजर उन्होंने बयान दिया है। मैंने कहा ना साहब, वहां पर विकास और वहां का जो आवाम उस चीज को स्वीकार कर रहा, उन्होंने उस चीज का आपको बोध कराया है। वहां ये बाकी सब चीजें जो है वो बेबुनियाद। जी अब दयानंद त्यागी, देखिए दयाराम त्यागी, आपका क्या कहना है? जहाँ तक नीतीश कुमार जी की बात है तो मेरा ये मानना है कि जब ये एनडीए बना था अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से जी, तो आपको मालूम होगा उस टाइम पे शरद यादव जी को वो बनाया था, चेयरपर्सन बनाया था एनडीए का जी, और उनमें इनका एक साझा एक कार्यक्रम बनता था। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, क्योंकि अटल बिहारी जी सर्वमान्य नेता थे, आपको ध्यान होगा उन्होंने एनडीए के अंदर 5 साल 6 साल वो प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन जहां तक मोदी जी की बात और नीतीश कुमार जी की बात करते हो, नीतीश कुमार जी नहीं जो अलग होने का कारण, यहाँ तो मोदी और मुलायम सिंह की बात हो रही है। हम मुलायम सिंह की बात करूंगा, ललन जी जो बात कर रहे थे, आप नीतीश कुमार जी अलग क्यों हुए? उनको मालूम था कि मोदी जी राज नहीं करेंगे या मोदी जी के रूप में जो आरएसएस है वो राज करेगा, इसीलिए वो अलग हुए। जी मैं आज की तारीख में उनको कांग्रेस के बाद इनसे बढ़िया सेकुलर मतलब पार्टी या सेकुलर इंसान नहीं मानता। नंबर 2, आप मुलायम सिंह की जो बात कर रहे हैं, आप इसमें थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे, कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर, बिल्कुल बिल्कुल आज की पहले नंबर पर कांग्रेस। और आप अगर मुलायम सिंह जी की बात करेंगे तो माननीय मुलायम सिंह जी को मैं आपको बता दूं, आप थोड़ा सा एक पीछे जाइएगा। ये यादव सिंह जी का जो ये कांड हुआ था, चीफ इंजीनियर जो थे नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर जो थे, क्योंकि प्रमोशन भी इन्होंने ही दिया था, चीफ इंजीनियर भी इन्होंने ही बनाया था, इनकी अगले सरकार ने बनाया था। और आप देखिए जब इनका ये जिस टाइम पे ये घोटाला उजागर हुआ, वहीं से आप देखेंगे मुलायम सिंह जी का मतलब, चाहे आप पार्लियामेंट की आप बात लें, वहीं से एक भाषा में फर्क आ गया। जहां तक गठबंधन की बात मैं आपको बताता हूं, गठबंधन का मुखिया होने के मतलब आप क्या कहना चाह रहे थे? अधूरी बात कर दी। अधूरी बात नहीं कर रहा मेरा मतलब, जो आप पार्लियामेंट में यादव सुर बदला, सुर बदलने के कारण जो आज तक ग्रेटर नोएडा से आप सीधे बिहार चुनाव पे आ गए, जरा उसे पूरी कर लें सर। मैं पहले उसी को पूरी कर लेता हूँ। ये इसका एक कारण जो ये कांग्रेस पे आक्षेप लगाते थे कि सीबीआई का दुरुपयोग कर रहे हैं, और इतने ये जो क्या नाम है इसका, यादव सिंह का जो घोटाला उजागर हुआ था, मतलब ये सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, और यादव सिंह जी मुलायम सिंह जी आदमी है, ये तो सिर्फ एक सीबीआई का डर दिखा कर करके। और मैं आपको ये बता दूं, वो महागठबंधन से नाराज है नहीं, ये तो उनका दिल जानता होगा। ये तो एक उन्होंने एक मुलायम सिंह जी को इस्तेमाल किया है, उसका सीबीआई का डर दिखा करके। आज जो वो भाषा बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं, वो सिर्फ एक सीबीआई के डर की वजह से जी, इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। आप एक बात ये मुलायम सिंह जी अच्छी तरीके से जानते हैं, ये आप कितनी सीट लेकर के आएंगे, मुलायम सिंह जी अभी पता लग जाएगा, नवंबर में पता चल जाएगा आपको। और इससे पहले भी चुनाव में कितनी सीट लेकर, मतलब कितनी सीट आई है, ये मुलायम सिंह जी को भी पता है। सीटों की नाराजगी नहीं थी, इनकी एक अपनी मजबूरियां है, मुलायम सिंह जी की मजबूरियां हैं। और मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी एक सीबीआई का वो दिखा करके, ओवैसी को वहां भेज करके, ये सिर्फ जो सेकुलर ताकतें हैं, जो महागठबंधन है सेकुलर की सबसे बड़ी ताकत है, उसको कमजोर करने के लिए। और मुलायम सिंह की जो बात है, आप सीबीआई का एक दुरुपयोग आप देख लो। अभी ये दादरी कांड हुआ, मुलायम सिंह जी, ये दो ही पार्टी आज की तारीख में बोल रही है। आप ये कांग्रेस का कोई भी लीडर ने दादरी के अंदर इस तरीके का बयान नहीं दिया होगा। अगर भड़काऊ भाषण या भड़काऊ बात अगर आज की तारीख में वो कर रहा है, आप बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप ये देख लीजिए, मोदी जी खुद प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट मिनिस्टर, उनके एमएलए, चाहे वो सोम जी हैं, चाहे वो मुजफ्फरनगर का जो कांड हुआ था, ये दादरी के राहुल गांधी भी तो गए थे। सर जाना एक अलग बात है, मैं कह रहा हूं भड़काऊ भाषण। अच्छा, भड़काऊ भाषण अगर आप पूरा इसके परीक्षा में देखेंगे, या तो भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, भारतीय जनता पार्टी के नेता,
चलिए उसके साथ मुलायम सिंह जी के, चाहे वो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन दादरी में सबसे पहले तो आपके नेताजी पहुंचे थे, राहुल गांधी पहुंचे थे, उसके बाद सब नेता जाने से ज्यादा दादरी में अंदर नहीं जाना है। दादरी के माहौल का केस तो यहाँ नहीं डिस्कस हो रहा है ना, बहुत ज्यादा उसे पूरे देना नहीं चाहिए जी, उसे पूरे देना चाहिए जी, बिल्कुल। ये जो प्रसंग आज का चल रहा है इसके ऊपर दादरी में जाकर के वहां के माहौल को खराब, बिल्कुल बहुत अच्छा माहौल हो गया वहां। मुलायम सिंह जी की मजबूरियां हैं। चलिए ठीक है। राजीव शर्मा, ये जो राजनीतिक पार्टियों का जो चलन है, कभी इस पाले कभी उस पाले, कभी इसके खिलाफ कभी उसके समर्थन में, कभी इससे प्रेम कभी उससे का विरोध, इसका समाज के लेवल पर क्या असर पड़ता दिखाई देता है, या जो लोग हैं, आम जनता है, वो किस तरह से इसे देखती है और कितना प्रभाव पड़ता है? हमारे जो देश की राजनीति है इतनी घटिया हो चुकी है कि उसमें प्रॉब्लम इतनी क्रिएट हो गई है कि अब आदमी कंफ्यूज्ड हो चुका है कि हम करें क्या। आज एक पॉलिटिशियन जो है, एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी को गाली देती है जी। लेकिन जैसे ही चुनाव का वो आता है और उसको ये लगता है कि हाँ इससे हमें कुछ बेनिफिट मिलने वाला है, तो वो उसका साथ हो जाता है। जैसे कि नीतीश कुमार जी का ले लीजिए, नीतीश कुमार जी पानी पी पी कर अपना इसका अपने मोदी जी को और अपना इनको लालू जी को, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार जी जो बने हैं उनका मेन था लालू के खिलाफ ही बोल करके इस पोजीशन तक पहुंचना। लेकिन आज जब उनको लगा कि मोदी जी से अलग हुए और मोदी जी के उस पर लेकर के वो अलग हो गए हैं, उसके बाद उन्होंने एकदम से पाला बदल लिया। उसी तरीके से मुलायम सिंह को देख लीजिए, जो कि पेट भर भर के पानी पी पी करके गालियां बका करते थे और आज वो मीठी बोली बोल रहे हैं। उसी तरीके से आज कांग्रेस जो कल तक मुलायम सिंह के साथ थी, पार्टी में बिल्कुल उनके साथ थी, हर उस पे एक कंधे से कंधा मिला के हर उसमें चल रहे थे, लेकिन आज उनके लिए नीतीश कुमार बहुत अच्छे हो गए हैं, आज कांग्रेस के लिए मुलायम सिंह खराब हो गए हैं। तो ये रामविलास अच्छे हो गए, रामविलास बीजेपी के लिए अच्छे हो गए। तो ये एक्चुअली में बहुत बड़ी एक भ्रांति पैदा हो गई है। अपना जो वोटर है या जो सामाजिक लोग हैं, समाज में जो है एक भ्रांति पैदा हो गई है कि किया क्या जाए, हम जाएं तो जाएं किधर। तो ये राजनीति का बड़ा ही मतलब एक अजीब हौच पौच हो गया है। बिल्कुल जी बिल्कुल ललन प्रसाद, ये जो हौच पौच बन गया है और अब तो ज्यादा ही देखने को मिलता है कि कल इसके खिलाफ, अब फिर आज साथ में। हालांकि राजनीति में ये भी बात कही जाती है कि कभी कोई अछूता नहीं होता, कभी कोई परमानेंट दुश्मन भी नहीं होता है, और ये सच है, लोकतंत्र का सबसे खूबसूरत पहलू भी है ये। लेकिन इससे मैसेज क्या जाता है, इससे क्या, अब जैसे आप अभी देखें कि मुलायम सिंह यादव ने कह दिया कि बीजेपी की सरकार बनेंगे, हालांकि खुद वो लड़ रहे हैं, वहां चुनाव लड़ रहे हैं, और अगर इसको सच्चाई से हट करके समझने की कोशिश की जाए, राजनीति के परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश की जाए, तो कोई भी पॉलिटिशियन इस तरह की बात नहीं कहता जब वो खुद चुनाव लड़ रहा हो। ये सब क्या है? इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव की तारीफ कर दी। देखिए, हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम जी अब धीरे धीरे फेल हो रही है जी, मैं कहूँगा जी। और शायद हमारे लिए वो मॉडल जो अमेरिका का मॉडल है और यूरोप के और देशों का है कि जहाँ 2 पार्टी सिस्टम ज़्यादा सक्सेसफुल है और वो देश में स्टेबिलिटी भी रख सकती है, और जो नीतियाँ होती हैं, आर्थिक नीतियाँ होती हैं या रक्षा संबंधी नीतियाँ हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स है, उसको ज़्यादा अच्छी तरह डील कर सकती है। हमारे यहाँ सिचुएशन आज ये हो गई कि बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग पार्टियाँ हैं जी, सेंटर में अलग पार्टी है जी, और कभी किसी पार्टी का दबाव होता है, कभी किसी पार्टी, जैसे जो यूपीए के 10 साल पीछे गए हैं जी, उसमें आपने देखा कि मल्टी पार्टी सिस्टम में ये सिचुएशन हो गई थी जी, कि कभी भी कांग्रेस कोई बोल्ड डिसीजन नहीं ले पाती थी इकोनॉमिक मैटर्स जी। इसके पहले अटल जी के अंदर एक खासियत थी कि वो बहुत लोगों को अपने साथ लेकर चल सकते थे, इसलिए मल्टी पार्टी सिस्टम उनके टाइम में सफल रही। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये सिचुएशन हिंदुस्तान में बदल रही है, और जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने ठीक कहा कि एक बड़ा हाच पाच, एक बड़ा कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि जनता कहाँ जाए, किसको माने। अब जैसे नीतीश कुमार का है, हर बार पाला बदलते जा रहे हैं, इतना विरोध किया लालू का, इतना जबरदस्त पाला बदलने की बात करें ललन प्रसाद, तो रामविलास पासवान बदल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, रामविलास पासवान भी बदल रहे हैं, लगभग सभी पार्टियों के नेता पाला बदलते रहे हैं, कोई इसमें एक्सेप्शन नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से अब वो सिचुएशन आ रही है कि जब इस देश में 2 पार्टी सिस्टम होना चाहिए,
जी, जाहिर सी बात, जिस तरह से अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन मामला चल रहा है उसी तरह, हालांकि ये हमारे यहाँ का लोकतंत्र कुछ अलग है, ऐसा शायद संभव भी नहीं है। बहरहाल इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको छूने की कोशिश करेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं तुरंत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव मुलायम नजर आ रहे हैं एनडीए पर, बीजेपी पर, लेकिन महागठबंधन पे सख्त नजर आ रहे हैं। बड़ा अजीब सा लगता है क्योंकि मुलायम सिंह की अगुवाई में जनता परिवार एक होने जा रहा था और डंके की चोट पे एक होने का ऐलान किया गया था, लेकिन इससे पहले कि पहला कदम आगे बढ़ता पता नहीं कितने कदम पीछे खींच लिए गए। समझ से बाहर की बात है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और बिहार का विधानसभा चुनाव न सिर्फ बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बल्कि देश की राजनीति के लिए भी काफी अहमियत रख रहा है इस वक्त, क्योंकि इसके बाद कई राज्यों में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं जो सबसे बड़ा राज्य है हिंदुस्तान का। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं। ब्रेक से पहले हम ललन प्रसाद से कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे। देखिए जी बोल दें, जी बोले। बताया था कि वो दो पार्टी का सिस्टम अगर हमारे देश में भी आ जाए जी तो इस तरह की जो अवसरवादिता है राजनीतिज्ञों में जी उसको धीरे धीरे समाप्त किया जा सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन ये बात ठीक है कि दो पार्टी सिस्टम आने में इस देश में अभी वक्त लगेगा क्योंकि बहुत मुश्किल रीजनल एस्पिरेशंस इतनी हैं कि और हमारे देश का संविधान भी अलग और है। हालांकि अमेरिका और यहाँ में इतनी भाषाएं इस देश में हैं और इतनी बोलियां हैं और इतने कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं। इसमें अगर थोड़ा सा सुधार हो सकता है कि अगर धर्म के अनुयायी लोग हैं तो इन सबको एक साथ बांधना एक कोई बहुत साधारण काम नहीं है। जी। कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिन तक ये काम किया ठीक ढंग से, लेकिन उसके बाद फिर जो करप्शन कांग्रेस में शुरू हो गया और जिस तरह से मिसमैनेजमेंट इस देश का हुआ उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ा। जी राजीव, लेकिन कुछ कह रहे थे। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक्चुअली में क्या है कि इतना हौज पौज स्थिति इसलिए है कि हमारा देश जो है वो हर समय चुनाव में ही रहता है, कंटिन्यू चुनाव में, कभी भी महीने 2 महीने का गैप और कहीं ना कहीं चुनाव। तो एक तो ये पद्धति अगर बदल जाए कि सारा चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, ये सारा चुनाव एक साथ ऐसा होता था। जी, एक साथ अगर हो तो फिर इतनी हौज-पौज स्थिति नहीं हो। लेकिन है क्या कि वो प्रॉब्लम ये क्रिएट होती जा रही है कि आज चुनाव इस प्रदेश में है, कल दूसरे प्रदेश में, परसों तीसरे प्रदेश में। ये एक सिस्टम जो है इसको थोड़ा सा अगर दूर किया जा सकता है तो शायद थोड़ा सा स्थिति चेंज हो सकती है। जी बिल्कुल। आपके पास आते हैं दयाराम त्यागी।
बिहार में चूंकि चुनाव हो रहे हैं और बिहार से संबंधित ही ये मामला है जहां मुलायम सिंह का ये वक्तव्य आया है, तो थोड़ा सा उस पर भी चर्चा कर ली जाए। 49 सीटों पर मतदान हुए हैं और बकिया 4 चरणों में अभी मतदान होने बाकी हैं। 243 सीटें हैं पूरी। महागठबंधन की तरफ आप हैं, यानी कांग्रेस है, और एनडीए की अगुवाई बीजेपी कर रही है। आपको क्या लगता है, मुलायम सिंह का जो ये बयान आया है, इससे आपको कहीं कोई नुकसान होता दिखाई दे रहा है या इसका फायदा लेना चाहेंगे? देखिए, नुकसान की जहां तक बात है, मैं तो इसको एक दुर्भाग्य कहूंगा फैज साहब कि एक बिहार का चुनाव, मुझे कई बार बड़ा अफसोस होता है कि चुनाव लड़ना चाहिए, मतलब जो हमारी एक समस्या है जो एक आम आदमी को छूती है, जिससे आम आदमी पीड़ित है जी। जैसे आप महंगाई की बात कर लीजिए आप जी। हमारा चुनाव लड़ा जाना चाहिए एजुकेशन के ऊपर, हमारा चुनाव लड़ा जाना चाहिए हेल्थ के ऊपर, लेकिन बड़े एक दुर्भाग्य की बात है कि जो एक बुनियादी समस्याएं हैं उनके ऊपर चर्चा ना कर करके मुलायम सिंह जी एक बयान दे देते हैं। लेकिन उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं मैं। जी, आपके गठबंधन के नेता लालू यादव उसको जात पात पे ले गए। सर मैं जात पात की सर बात नहीं कर रहा। अपर कास्ट, लोअर कास्ट में पहले जो मुलायम सिंह की बात रही, मैं उसकी बात कर रहा हूं। पहले एक बीप का मामला लिया है, फिर अभी मुलायम सिंह जी का मामला लिया है। दूसरा मैं ये जो बात कर रहा हूँ, अभी लालू यादव आप ही के गठबंधन, ये सारी बातें लालू जी निकाल रहे हैं ना वहां से सारी। सर मैं कह रहा हूँ, अभी लल्लन जी कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी की बात कर रहे थे, मैं इसको अगर कहीं गलत नहीं हूँ तो नीतीश कुमार जी कभी भी किसी पार्टी में नहीं थे। मुझे जितनी जानकारी है, जब जनता दल बना था, जब ये जनता दल में सारे साथ थे, चाहे वो मुलायम सिंह जी हैं, चाहे वो लालू प्रसाद जी हैं, चाहे वो पासवान जी हैं, चाहे वो नीतीश जी हैं, चाहे पटनायक जी, मतलब जितने भी, मतलब ये उसके बाद में जैसे वो जनता दल बिखरा, सबने एक अपनी अपनी अलग पार्टी बना दी, चाहे लालू जी हैं, चाहे वो नीतीश कुमार जी हैं, चाहे पासवान जी हैं, मतलब सबने एक अलग अलग पार्टी बना ली। लेकिन ये तो एक इनका एक विचार मिलता था अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में। अभी जो एक पार्टी, 2 पार्टी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इनकी नजरों में देखिए अपनी एक पार्टी चला रहे हैं, इनकी नजरों में मोदी जी उसमें नहीं फिट बैठते, नहीं इनके एक विचार मिलते। तो पार्टी इसमें बदलने की बात नहीं है जो आप कह रहे थे कि पार्टी बदलने की इसकी बात कहते हैं कि जो आज भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, कल कांग्रेस में जा रहा है, कल उसमें जा रहा है। भाई विचार देखो, सेकुलर पार्टी है, मैंने भी थोड़ी देर पहले भी कहा, नीतीश जी सेकुलर पार्टी है इनकी, और इनके विचार, लेकिन जब बीजेपी के साथ थे तब से सर उस टाइम पे पार्टी सेकुलर है, पार्टी सेकुलर नहीं है, ये सेकुलर का है। सेकुलर का कहने से पहले मैं खुद तारीफ कर रहा हूँ कि अटल जी की नीतियां अलग थी, अटल जी को सबके साथ लेने, जैसे लल्लन जी कह रहे, सबको साथ लेके चलना वो चाहते थे। अटल जी के बाद भी तो देश को वो आगे बढ़ाना चाहते थे। आज की तरह कट्टरवाद नहीं था उस टाइम पे, वो आज की तरह उस टाइम पे आरएसएस की नहीं चलती थी। ये आपको ध्यान होगा अगर अटल बिहारी जी का, अगर अटल बिहारी कट्टरवाद की परिभाषा क्या है? एक मिनट राजीव सर, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भी तो नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, 10 साल सरकार चलाई, 8 साल तो तकरीबन 7 से 8 साल साथ बीजेपी के रहे, तब तो आप सेकुलर नहीं मान रहे थे। मोदी जी नेता नहीं थे सर उस टाइम। अच्छा, मोदी जी के आने के बाद बिल्कुल इनका जो बदलाव हुआ है, जो विचार नहीं मिले हैं, ये तो अभी की बात है, 2 साल पहले की बात है, जब मोदी जी को इन्होंने अपना नेता बनाया, उसके बाद ये भाषा बदल गई, बाद ही हल्का हुआ है, उसके बाद परिभाषा बदल गई साहब। उसका रिजल्ट कहना चाहूंगा, नीतीश क्या सेकुलर है कि नहीं? आज आप कह सकते हैं सरकार मैं एक बात कहना चाहूंगा, चला रही है, देखिए चला रही है, और यही इनका एक अलग होने का कारण ऐसा है कि उदाहरण है कांग्रेस पार्टी अपने आप को, आज एक प्रधानमंत्री, देखिए शेख साहब, एक प्रधानमंत्री मुखिया होने के नाते, और उनका कोई कंट्रोल ही नहीं है। उनके कैबिनेट में से दादरी का एक हादसा हुआ, उस पर कोई अपना बयान दे रहा है, चर्चा हो चुकी है। ऐसा मैं एक बात कहना चाहूंगा, वेस्टर्न यूपी में आने की आवश्यकता नहीं। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, एक सवाल आपसे जोड़ता चलूं, फिर आप जवाब देंगे। जी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि नीतीश कुमार की छवि बड़ी बेदाग रही है। जी, अब बताएं। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि नीतीश कुमार की छवि अच्छी रही है। बेदाग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अच्छी रही है, और वो एक तरह से बिहार के विकास पुरुष के नाम से जाने जाते रहे हैं, और अभी भी जाने जाते हैं, क्योंकि अभी जो सर्वे बहुत सारे हुए हैं उसमें दिखाया गया है कि वो पहली पसंद है मुख्यमंत्री बनने की। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, जो सेकुलरिज्म की बात है, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस अपने आप को सेकुलरिज्म का कुछ भी सर्टिफिकेट देती रहे,
लेकिन कांग्रेस के टाइम में मैक्सिमम दंगे इस देश में हुए हैं। सर और एक मिनट नहीं, आप बात सुन लीजिए। और दूसरी बात यह है कि जो अल्पसंख्यक का कार्ड कांग्रेस ने चुनाव में डाला वो आज तक चला आ रहा है। वैसे जातीयता का भी जो कार्ड उन्होंने डाला, तो कांग्रेस को सेकुलर पार्टी कहना, आज की तारीख में कांग्रेस को सेकुलर पार्टी कहने का कोई अर्थ नहीं है। नहीं, सेकुलर पार्टी का मतलब क्या होता है? जो सबको समान अवसर दे, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो। और सिर्फ एक अगर अल्पसंख्यक को बोला जाता है तो वो सेकुलर है, अदरवाइज वो सब क्रिमिनल है। बिल्कुल। तो ये देश में बड़ी भ्रांतियां पैदा हो गई। ये सेकुलरिज्म की डेफिनेशन। एक बात ये बताइए, नाखून से कभी उंगली से नाखून अलग हो सकता है? जो देश का मुसलमान ने कुर्बानी, क्या मुसलमानों ने कुर्बानी नहीं दी है? तो मुसलमानों को कौन डिनाई कर रहा है? इसे कौन डिनाई कर रहा है? यही तो बात है, कांग्रेस यही तो कहती रही। कांग्रेस ने झगड़े इसीलिए पैदा किए। हमने हिंदू मुसलमानों को झगड़ा कांग्रेस ने ऐसे ही तो लगाया है। देश का अभिनंग है। कश्मीर में जब उठाया जाता है तब सेकुलरिज्म कहाँ चला गया? आप इसको सेकुलर मानेंगे? अभी अभी आप एक छोटा सा एक दादरी का एक हादसा हुआ, ऐसे हजारों को आपने देखा होगा। कांग्रेस की प्रॉब्लम सबसे बड़ी है ये। दादरी पे मैं दादरी को छोड़ शांता प्रकाश के पास आएंगे, उससे पहले ललन प्रसाद सवाल। मैं अपनी एक बात पूरी जी जल्दी। वहाँ इतने साधुओं पर लाठीचार्ज हुआ है जी, वहाँ तो भारतीय जनता पार्टी को कोई लीडर नहीं है। वहाँ कांग्रेस क्यों नहीं अरे होती? सर कांग्रेस कौन सा वहाँ पे जो चुनाव लड़े हैं वो अरेस्ट हुए हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? देखिए, बनारस की स्थिति आप बता रहे हैं। अगर बनारस की बात जो लोग बनारस के रहने वाले वो जानते हैं, ये जानबूझ के वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की है अजय सिंह के द्वारा। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, बनारस के रहने वालों की बात कर रहा हूँ। मैं खुद भी बनारस का रहने वाला हूँ। देखिए, आप इस तरह से लांछन लगाना बेकार है। भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे लीडर नहीं गया। चलिए, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना ही नहीं था। बनारस का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बनारस की प्रदेश सरकार के हाथ में है। अरे सर, यहाँ क्यों आप बात को देखिए, आप बात को दूसरी तरफ मत मोड़िए। जो बात आपने सेकुलरिज्म की उसका जवाब मैंने दिया। आपको बात उठा करके आपको फायदा हो रहा था, लेके जाना था। बनारस में साधु लाठी खा रहे बनारस के अंदर, वो आपको सूट नहीं करता था। साधुओं को जो मिसगाइड किया था उनको। अरे सर, कमाल की बात कर रहे हो। वो एक अपनी मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे हैं, इसमें क्या कोई गलत गाइड करेगा? क्या कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं तो वो पूरी नदी को देखिए, रैली निकाल कर ये आप दकियानूसी बात छोड़ दीजिए। बनारस की जनता भी ये बात चाहती है, आप ही नहीं, बनारस की जनता चाहती है कि सब जगह मूर्तियां न विसर्जित की जाए, और उसके लिए सरकार इंतजाम भी वहाँ कर रही है। ये नहीं, आप देखिए, साधु को गुमराह करके खड़ा कर दिया अजय सिंह ने और झगड़े क्रिएट कर दिए, आग लगाई जगह जगह। आप अपनी बात को, आप हर चीज को आप उसी चश्मे से देखते हैं। देखिए, कांग्रेस हर चीज को इसी चश्मे से देखते हैं, इसी देश का हालत है। हम शांता प्रकाश के पास आते हैं। ललन प्रसाद सिर्फ एक अल्पसंख्यक के लिए बोल करके हिंदुओं को गाली देना ही राजीव शर्मा, ये गलत है। कांग्रेस ये सब नहीं होना चाहिए। यही कर दे। कहाँ पहुंच गए हम लोग? ये जो मानसिकता है ललन प्रसाद, ये जो मानसिकता है हिंदू मुसलमान की, ये मानसिकता क्यों नहीं खत्म हो रही है? एक अल्पसंख्यक हिंदुओं मुसलमानों, ये मानसिकता बोलने दीजिए। नहीं सुनिए, आपने बात सुन ली गई ना। देखिए, आपने सवाल जोड़ दूं। नहीं ललन प्रसाद, एक सवाल इसमें और जोड़ दूं। ये तो मानसिकता की बात हुई। दूसरी दोनों पार्टियों की अगर बात की जाए, कांग्रेस की भी बात की जाए, कांग्रेस के फिर तो सवाल खड़े किए ही जा रहे हैं, लेकिन आपने देखा कि बीजेपी के भी कई ऐसे लीडर्स हैं जो अनाप शनाप वक्तव्य दे देते हैं, जिसकी वजह से समाज का ताना बना बिगड़ता नजर आ रहा है। कि प्रधानमंत्री इसके खिलाफ है, जैसा कि बीजेपी का दावा है, फिर भी साक्षी महाराज हो, योगी आदित्यनाथ हो, साध्वी प्राची हो, संगीत सोम ने पहले ही जाके रिजल्ट आउट कर दिया वहां, ये सब जो चीजें हैं, आखिर ये क्या दर्शाता है? ये किस सिमत में ले जा रहा है? हालांकि हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक नहीं, लेकिन जरूरी है ये। हाँ, देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 65 साल में कांग्रेस ने कितनी कम्युनल हार्मनी इस देश में पैदा की जी, ये मेरे मित्र बताए हमें जी। जो आग देश में फिर कम्युनल वायलेंस की जगह जगह लग रही है,
इसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जी। और जिस तरह की राजनीति उन्होंने की है इस देश में, उससे इस देश का बहुत नुकसान हुआ। जैसे कि हमारे भाई साहब ने कहा कि अगर हिंदुओं के खिलाफ बोला जाए तो सेकुलरिज्म है, और अल्पसंख्यकों के खिलाफ बोल दिया जाए तो वो नॉन सेकुलरिज्म हो गया। इस तरह की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए किसी भी पार्टी में। और मैं फैज साहब की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि बीजेपी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं जो देश के लिए हितकारी नहीं है जी। क्योंकि हिंदू मुसलमान दोनों एक ही तराजू पर इस देश में रहने वाले हैं और सदियों से साथ रहे हैं और अच्छी तरह से रहे हैं, प्रेम और मोहब्बत के साथ, और आगे भी रहेंगे जी। बिल्कुल। ये जो हमारे राजनेता आग लगाने की कोशिश करते हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हों, वो मैं समझता हूँ उसको कंडेम करना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी आज की तारीख में ये सेहरा अपने सर पर नहीं ले सकती। बड़ी अच्छी बात कही आपने जी, बहुत अच्छी बात कही। यही जानना था और दर्शकों तक ये मैसेज पहुंचाना भी था, इसलिए हमने ये सवाल कर दिया, जरूरी भी था, क्योंकि हम मुद्दे से भटक रहे थे और गलत ट्रैक पे जा रहे थे। हम आते हैं दयाराम आपके पास आते हैं, शांता प्रकाश जाटव, हम फिर वापस चलते हैं बिहारी, चूंकि हम लोग बिहार से निकलकर सीधे दादरी पहुंच जा रहे हैं, वेस्टर्न यूपी में पहुंच जा रहे हैं, पता नहीं कहां पहुंच जा रहे हैं। बेहतर है कि बिहार ही में रहें, चूंकि 4 चरण के चुनाव अभी बाकी हैं, एक ही चरण का चुनाव हुआ है। आप की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि 90% सीट हमारे पास आएगा, बीजेपी का यह दावा आया है। दूसरी तरफ लालू यादव ये कह रहे हैं कि 180 सीटें यानी 243 में से 180 सीटें महागठबंधन को आएंगी। चलिए, दावे तो होते रहते, कोई बड़ी बात नहीं, अपने अपने तरीके से हर कोई दावा करता है। लेकिन जरा सा फिर मुलायम सिंह की तरफ अगर रुख किया जाए तो यूपी में जो चुनाव होने हैं 2017, उसकी भूमिका बिहार से तैयार की जा रही है जैसा मुझे लग रहा है। तो यूपी में आप मुलायम सिंह को एक नंबर पे मान रहे हैं, मायावती को, या फिर कांग्रेस को, या तीनों को? जरा ये समझा दें। देखिए फैजी साहब, बिहार चुनाव में हम पहली पोजीशन में हैं और बिहार चुनाव में इन लोगों की जो बेचैनी है, छटपटाहट है, वो अपने आप में सिद्ध कर रही है। अभी जैसे आपने कहा कि लालू जी 180 सीटों की बात कर रहे हैं, तो किसको मिलेंगी 180 सीटें? उनके महागठबंधन में रह कौन गया है? अभी जैसे त्यागी जी काफी कुछ कह रहे हैं, इनके राजकुमार तो क्षेत्र में ही नहीं जा रहे। यूपी के बारे में समझा दें। मैं बता रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। तो ये जो छटपटाहट और बेचैनी है, वो एक तरीके से एक तरफा वहां पर मतदान हो रहा है, एक तरफा वहां पर पब्लिक का रुझान बन चुका है, और ठीक उसका सही सीधा इम्पैक्ट जो है उत्तर प्रदेश में भी हम देखेंगे आने वाले टाइम में। अभी लल्लन प्रसाद जी ने एक बात कही कि जितने भी झगड़े दंगे फसाद हो रहे हैं उसमें कांग्रेस का हाथ। फैक्चुअल पोजीशन यही है कि कांग्रेस जो है सवाल आपसे किया, ये माहौल तैयार कर रही है 2017 के चुनाव के लिए। मायावती को या मुलायम सिंह को? मेरा सवाल सीधा सा है। हमारे लिए तो कोई भी नहीं है इनमें से। आप बताओ ना किसके खाते खुले? वह क्या नाम है, बहुजन समाज पार्टी का लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, मैं वही बता रहा हूँ ना, 2017 चुनाव नहीं, मैं अभी लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की स्थिति आपने देख ली, उसका ग्राफ किस तरीके से गिरा। और समाजवादी पार्टी जिस तरीके से कर्म कर रही है, तमाम जो है भ्रष्टाचार, और दादरी के साथ साथ धनकौर की भी एक घटना अगर दलित परिवार के साथ में हुई है, अगर आप उसको भी देखें तो सीधा जो है समाजवादी पार्टी का जो अंकुश मुक्त, मतलब ये समझ लो कोई अंकुश नहीं है उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का, इसका सीधा असर जो है वो समाजवादी पार्टी पे पड़ेगा। और समाजवादी पार्टी की इस अकर्मण्यता के कारण ही हम लोग बहुत अच्छे बहुमत से जीतने वाले हैं उत्तर प्रदेश को भी। चलिए, यही जानना था आपसे। राजीव शर्मा, एक चीज देखने को मिली है, चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे, फिर आ रहे हैं दयाराम आपके पास भी और प्रसाद आपके पास भी। अभी जो पहले चरण का मतदान हुआ है बिहार में, उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिशत रहा है वोट डालने का। ये क्या मैसेज दे रहा है? 57% वोटिंग हुई है, बहुत ज्यादा। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी कि 65-70 तक जाएगा मामला, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, 57 पर जाकर रुक गया। लेकिन पिछली बार के मुकाबले 49 सीटों की बात की जाए तो 6.25% ज्यादा मतदान हुआ। और मैंने कल भी इस बात पर चर्चा किया था, लेकिन आज भी मेरी जिज्ञासा वहीं पे अटकी पड़ी है, क्योंकि इसका माकूल जवाब नहीं मिल रहा है। महिलाओं ने तकरीबन 60%, 59.5% महिलाओं ने वोट डाले हैं पुरुषों से ज्यादा। ये क्या मैसेज जा रहा है समाज में? ये महिलाओं की जागरूकता या कुछ और? बिहार में और ज्यादातर महिलाओं की स्थिति वो थी कि घर से और खेतों तक जी, ठीक है। जो आपने देखा होगा इसमें जो वोट प्रतिशत पड़ा है वो गांव में महिलाओं का प्रतिशत ज्यादा रहा जी। तो इस वजह से क्या है कि महिलाओं ने आपकी उनको जागरूक हुए हैं
और उन्होंने जाकर के अपना वोट कि हमको वोट देना है और वोट दे करके हमको खुद सरकार चुननी है कि हमको किस तरीके की सरकार चाहिए। जी। बेसिकली क्या है कि आज तक महिलाओं को घर में पुरुष ने कहा कि मैं फला पार्टी को वोट देना है, जाकर के दे आए, जिनको जाना गए, नहीं जाना नहीं गए। उस तरीके से आज जो ये पोजीशन बनी है, जो जागरूकता बढ़ी है, और ये लोकसभा चुनाव के बाद आप देखेंगे कि हर प्रदेश की जी वोट प्रतिशत बढ़ा ही है हर जगह। उसका कारण है कि जब से लोकसभा के चुनाव हुए हैं, आदमी में जागरूकता आई है, लोग पहचानने लगे कि अब जो है जो मिलीजुली सरकार बनाने की प्रक्रिया धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और उसके लिए लोग ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत करने के लिए महिलाएं भी आगे आ रही हैं, पुरुष भी आगे आ रहे हैं, और जो युवा है वो सबसे ज्यादा आगे आ रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि बुजुर्ग जो चल नहीं सकते वो भी वोट डालने आ रहे हैं। चलिए यही चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा के ललन प्रसाद से पूछते हैं। युवा की बात की, ललन प्रसाद, पहले चरण का जो मतदान हुआ बिहार में, महिलाओं ने तो बड़ी जिज्ञासा दिखाई, जागरूकता दिखाई, लेकिन युवाओं में वो जोश नहीं था। ये आपने भी देखा है। क्या मैसेज जा रहा है इससे? देखिए, इसकी एक वजह बिहार में खास तौर से है जी कि बिहार में बेरोजगारी मैक्सिमम है। जो डिफरेंट स्टेट्स के आंकड़े आप देखें तो मेरा ख्याल है 36% से ज़्यादा नवयुवक बिहार में आज बेरोजगार है जी, और इसलिए उनके अंदर थोड़ी उदासीनता है जी। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि उनका परसेंटेज वोट में बढ़ा है कंपेयर टू पिछले चुनाव के, क्योंकि मोदी जी के जो बयान जगह जगह हुए हैं तो उसमें महिलाओं और नवयुवकों के लिए उन्होंने खास बात बहुत ज़्यादा तो क्या आप मानते हैं कि ये जो जागरूकता महिलाओं और युवाओं में आई है वो आप निर्णय की जागरूकता नहीं है, बल्कि मोदी जी ने जो कहा है उसके बाद जागरूकता आई? जागरूकता ये देखिए, लोकसभा के चुनाव में जैसे अभी आपने कहा ना, लोकसभा के चुनाव के बाद ये जागरूकता बढ़ी है और इस चुनाव में और ज़्यादा बढ़ी है, क्योंकि लोग धीरे धीरे इस बात को समझने लगे हैं कि जो जातीय गठबंधन बिहार में है, जो जातिवाद बिहार में है, उसने बिहार को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाया है और बिहार को पीछे ढकेलते जा रहे हैं अभी भी। और आज की तारीख में भी देखिए, लालू जी के जो बयान है या उनके और जो संबंधित लोग हैं उनके बयान हैं, वो सिर्फ जातिवाद की बात कर रहे हैं। विकास की बात तो सिर्फ आपके नीतीश कुमार के मुंह से ही सुनने को मिलती है। आप एक स्टेटमेंट लालू प्रसाद का दिखा दीजिए जिसमें कोई विकास की बात की बात होती है ना लालू प्रसाद वहां। नहीं, लेकिन महादलित की बात तो महादलित की बात होती है, लेकिन फिर देखिए महादलित की बात तो है, बात को कौन कर रहा है? उन्होंने कोई जीतन राम के विषय को लेकर के बात कर कौन रहा है? क्या मोदी जी कर रहे हैं? क्या मोदी जी के साथ या अमित शाह जी कर रहे हैं? जहां तक मांझी का सवाल है, वो तो मोदी जी के साथ चल रहे हैं। जो नीतियां तो मोदी जी की है ना, जिसको मांझी भी पालन कर रहे हैं। लेकिन बिहार में नीति कौन बनाएगा? अब देखिए, अभी से लालू प्रसाद एक मिनट में कहना चाहूंगा, बिहार में नीति कौन बनाएगा अगर सरकार बन भी गई नीतीश की? तो लालू प्रसाद साफ साफ कह रहे हैं कि अगर बिहार में अगर बिहार मुख्यमंत्री कौन होगा, अगर बिहार में गठबंधन की सरकार बनी, नहीं वो सवाल छोड़िए, मुख्यमंत्री तो बीजेपी का ही होगा, उसमें तो कोई बात ही नहीं। देखिए, लालू प्रसाद बार बार ये बात कह रहे हैं कि अगर बिहार में गठबंधन की सरकार बनी तो उनका बेटा तेजस्वी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसका मतलब है कि उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो कम से कम बनाना ही पड़ेगा इनको। और उसका जो मैं इसको किस परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, देखिए, इसका नीतीश के वर्किंग पर असर पड़ेगा और नीतीश फैसले लेने में इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे अगर लालू प्रसाद का इतना प्रेशर उनके ऊपर रहा। और आपको तो जो विकास पुरुष जिसको हम विकास पुरुष कहते हैं, वो जिनका विरोध कर रहा था, उन्हीं के दबाव में सरकार में काम करेंगे। विस्तार दे। आपको क्या लगता है अगर एनडीए की सरकार बनी, अब बीजेपी अकेले अगर बहुमत नहीं ला सकी, यानी कि 120-122 सीट नहीं ला सकी और रामविलास और जीतन राम मांझी के सहारे सरकार बनी, तब निर्णय लेने में कैसी दिक्कतें आएंगी आपको? नहीं, दिक्कतें इसलिए नहीं आएंगी। देखिए, उस स्थिति में दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि जितनी भी सीटें बीजेपी की हैं वो सफिशिएंट नंबर में सीट आएगी। कोई इतनी कम सीट नहीं होगी कि इन तीनों घटकों में से एक घटक उनको कोई ब्लैकमेल कर सकेगा। लेकिन बड़ा सवाल तो ये मेरा अपना लालन प्रसाद जी, बड़ा सवाल मैंने कल भी ये सवाल किया था और आज भी ये सवाल करना चाहूंगा कि वहां मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए में, इसको लेकर के घमासान है। और आपने शायद देखी होगी खबर कि शाहनवाज हुसैन ने प्रेम कुमार का नाम ले लिया है नहीं, वो मुख्यमंत्री होंगे। साफ तौर पर शाहनवाज हुसैन ने गया में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। मैं समझता हूँ कि बीजेपी में अभी इतनी ताकत है जी कि वो मुख्यमंत्री का फैसला जो मोदी करेंगे या अमित शाह करेंगे, तो फिर ये क्या इंडिकेशन है? शाहनवाज हुसैन ने अभी तक उन्होंने कोई इंडिकेशन हो सकती है, पार्टी ने अभी तक पार्टी ने अभी तक कोई इंडिकेशन इस मामले में नहीं दिया है। लोगों के अपने व्यक्तिगत विचार हैं
जब पार्टी को इंडिकेशन देगी तभी इस बात को मान प्रवक्ता सकते नहीं तय करता मुख्यमंत्री को, विधायक ये नहीं तो तय प्रवक्ता करता से आपको है। पूछना चाहिए ना कि आपने ऐसा, जब ये पार्टी की स्ट्रेटजी है शांत प्रकाश जाटव, वो हो सकते हैं। तो कैसे कह देखिए, दिया उन्होंने? देखिए, नहीं, उन्होंने हो सकते नहीं कहा, उन्होंने कहा होंगे। अब मैं आपको दिखा दूंगा, होंगे, ये कहा है। मैं वही बात कह रहा शाहनवाज हूं हुसैन कि ने। हाँ हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, शहनवाज तो भी हो ये सकते हैं। कहां कंफ्लिक्ट आ गया कि एक तरफ कोई पार्टी तय कन्फ्लिक्शन करती नहीं है, आप कोई कह रहे हैं कि कन्फ्लिक्शन- पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कोई करती है, और कन्फ्लिक्शन शाहनवाज नहीं हुसैन है। पहले कह देते कि प्रेम कुमार मुख्यमंत्री होंगे। प्रेम कुमार जी का नाम भी पार्लियामेंटरी बोर्ड में जाना चाहिए, कोई कन्फ्लिक्शन नहीं है। और जो विधायक दल तय करे उसको पार्लियामेंट्री बोर्ड स्वीकार करे। और नहीं तो ये शहनवाज क्या हुसैन भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि चलिए, जो है ना अच्छी बात है, वो शाहनवाज हाँ, हुसैन हो जाएं तो कोई पता भी हो नहीं सकता कि नहीं है, है। मगर देखने इसके वाली लिए बात क्या है होगी कि एक कि पार्लियामेंट्री शाहनवाज बोर्ड हुसैन, है। जीतन राम मांझी हो जाए या हाँ। रामविलास पासवान हो जाए, कोई जी। रामविलास पासवान की वकालत तो आपके शत्रुघ्न सिन्हा भी करते रहे हैं। जी दयाराम, आप क्या कहना सर, मैं चाहिए? ये कह रहा हूँ, मैं लल्लन जी की बात से सहमत नहीं हूँ। जी। लल्लन जी तो आज जो है बीजेपी का दबा करके गुणगान कर रहे हैं। नहीं, नहीं, ऐसा तो नहीं, सर, उन्होंने जो कहा- फैक्ट है, देखिए, उन्होंने तो जो ये भी मैं बात तो- कही कि मैं तो बीजेपी जो सच्चाई है वो आपके सामने रख रहा हूँ। मैं किसी को गुणगान नहीं कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। जो सच्चाई है उसको मैंने आपके सामने रखा मैं है। लल्लन जी से एक बात ये पूछना चाहता हूँ कि जिस महागठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री तय कर दिया, उनके ऊपर तो आक्षेप लगा रहे हैं, और जिन्होंने अपना अभी मुख्यमंत्री तय नहीं करा उनके ऊपर अभी आप उसकी सोबत बुरी है ना, महागठबंधन वाले की सोबत बुरी है। मैं आपके देखिए बीच में नहीं बोल रहा। जहां तक आप पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, आपने भी जो भी बात करी, आपके हरियाणा में चुनाव हुए, कितने पार्लियामेंट्री ने अब मुख्यमंत्री का चुनाव करा, कितने एमएलए ने उसमें वोट डाला? कहां से चुन करके आगे फिर ये सर खट्टर ये साहब? नॉमिनेट है? अरे सर एमएलए है, लेकिन पार्लियामेंट्री कोई मीटिंग हुई? बिल्कुल, सर, बात- बिल्कुल। लल्लन जी भी वही चीज तो कह रहे हैं। लल्लन जी भी यही कह रहे हैं। मैं यही बात कर रहा हूं। अभी भी और जो ये बात कर रहे हैं, थोड़ा सा सर जो ये एनडीए बात कर में रहे हैं, अभी मैं बिहार की बात इतनी कर रहा हूं। पावर में नहीं मैं है बिहार जो की बात मोदी कर रहा जी हूं। की या उनकी चलिए, पार्लियामेंट मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूं। लल्लन सिंह जी का सर मैं आपके बीच में मैं भी जी, बोल बिल्कुल। सकता था। वक्त मैं बहुत नहीं कम है। बोल रहा था। 30 मैं सेकंड में बहुत बात कम पूरी समय कर कह लें। रहा था। 30 सेकंड में बात पूरी कर लें। आप जो बात कर रहे हैं, इंडिकेशन आ रहा है। आप जो जातिवाद के की लिए। बात कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि ये एक महादलित उसको आम नहीं तोड़ने दे रहे, माजीराम ये माजीराम चलिए, वो। ठीक है। और दूसरी चलिए, बात ठीक ये, है। अगर बात आप नहीं। इसमें मुलायम से इसमें चलिए। नहीं, आप नीतीश कुमार जी आप ये बहकाने जातिवाद धर्म के अलावा कोई और बात नहीं करेंगे क्या आपको धन्यवाद। कभी? कांग्रेस का केवल एक ही फंडा रह गया, 1 पॉइंट एजेंडा। ठीक है, बोले जाति के नाम पर बांटो, आखिरी धर्म के सवाल नाम पर आपसे। बांटो, केवल एक ही काम रह गया। कभी विकास की बात कर लो साहब, अरे सर, विकास की भी बात कर लो। अगर सर जहाँ पर भाजपा शासित राज्य है वहाँ पर विकास देखने को मिलता है। गुजरात में जाकर के आपने मुसलमानों की स्थिति देखी गई, वहाँ जाकर के आप देखें कितना सहज रूप से वहाँ पर व्यापार कर रहा मुसलमान जो है गुजरात में। आप मुझे एक बात मैंने आप केवल जो है सिवाय भड़काने के और कोई काम नहीं है। जाति के नाम पर बांटो, धर्म के नाम पर बांटो, गुमराह कर रहे हैं आप सर बैठ कर। चलिए, ठीक है, नहीं ले पाएंगे, सवाल नहीं ले पाएंगे, हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। गुमराह कर रहे हैं साहब, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं आप, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं। बिहार चुनाव सिर्फ चल रहा है, 4 चरण का मतदान बाकी है। ये सवाल मेरे दिल में जो आया ये बाकी है, अगले एपिसोड में जरूर लेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। तो बड़ा सवाल यह है कि मुलायम सिंह आखिर क्यों मुलायम हो गए बीजेपी के प्रति और महागठबंधन के प्रति सख्त। लेकिन मेरे दिमाग में जो सब परिवारवाद को लेकर सवाल आया है, ये सवाल मैं जरूर पूछूंगा अगले एपिसोड में, क्योंकि बिहार चुनाव अभी जारी है। न्यूज लाइन में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।